नमस्कार दोस्तों, आधार क्लासेज के YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पे चर्चा करेंगे जो मुद्दा हमेशा से कई सियासत इतनी गरमाई है, किसी की कुर्सी चली गई और उस मुद्दे से किसी की कुर्सी आ गई। हाँ, हम आज बात करेंगे आरक्षण की। आरक्षण का जो मूल संविधान में प्रावधान किया गया है वो केवल अनुसूचित जाति जनजाति के लिए किया गया है। मूल संविधान में आरक्षण की बात की जाए तो ओनली SC और ST को आरक्षण दिया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 में कहा गया है कि राष्ट्रपति अन्य समुदायों के लिए आरक्षण की व्यवस्था के लिए आयोग का गठन कर सकता है। अब भारत में कब कब आरक्षण को बढ़ाने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ, किन किन सरकारों ने इस पर राजनीति की है और इस राजनीतिक उतार चढ़ाव में आरक्षण का क्या प्रावधान हुआ है। जब भी चुनावी साल आई है आरक्षण का मुद्दा गरमाया है। सबसे पहले हम बात करें देश के प्रथम प्रधानमंत्री की। जैसे कि आप जानते हैं देश का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू था। देश का जब पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू था उस समय एक कांग्रेस के द्वारा उस सरकार के द्वारा एक आग्रह किया गया कि काफ़ी ऐसे समुदाय हैं जिन्हें आरक्षण की आवश्यकता है और भी बहुत से पिछड़े समुदाय हैं अपने देश में, उनके लिए एक आयोग का गठन किया जाए। उस आयोग के गठन के लिए काका कालेलकर आयोग का गठन किया गया। काका कालेलकर जो हैं गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं। राज्यसभा में फर्स्ट मनोनीत पर्सन के रूप में जाने जाते हैं काका कालेलकर। 1953 में ये आयोग बना। इस आयोग की रिपोर्ट आई और रिपोर्ट ठंडे बस्ते में चली गई। नेहरू सरकार ने, उस समय की सरकार ने इस आयोग के द्वारा दी गई रिपोर्ट पे कोई खास कार्य नहीं किया। उसके बाद में आगे प्रधानमंत्री आते हैं लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का कार्यकाल छोटा ही रहता है, 2 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो जाती है 11 जनवरी 1966 को। अब उसके बाद में प्रधानमंत्री बनती हैं इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनने के बाद में उनका जो कार्यकाल चलता है आगे, वो कार्यकाल चलता है 1966 से लेकर 1977 तक। लगातार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही। उसमें 2 बार राष्ट्रीय आपातकाल इंदिरा गांधी के काल में लगा, एक बार 1971 में, एक बार 1975 में। इसके बाद में 1977 का जो चुनाव था लोकसभा का, पूरे देश में कांग्रेस विरोधी लहर चली और उस लहर में जनता पार्टी और उसकी गठबंधन की सरकार बनी। पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने। मोरारजी देसाई जो हैं पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं और इनकी सरकार में एक आयोग का गठन किया गया कि पिछड़ों के लिए एक आयोग का गठन होना चाहिए और वो था मंडल कमीशन, BP मंडल आयोग 1978। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल एक बड़े लेवल के नेता थे, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनकी अध्यक्षता में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया। पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1953 में किया गया और दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1978 में किया गया। ये आयोग ने उन काफ़ी समुदायों की जांच की कि ऐसे कौन कौन से समुदाय हैं जिन्हें और आरक्षण की आवश्यकता है, जो पिछड़े हुए हैं। जैसे ही इनकी रिपोर्ट आती है उससे पहले यहाँ पे एक बड़ा गेम हो गया, राजनीतिक गेम। मोरारजी देसाई की सरकार में चौधरी चरण सिंह गृह मंत्री थे उस समय और इंदिरा गांधी ने चरण सिंह को प्रस्ताव रखा कि आप इस सरकार से हट जाइए और मैं आपको बाहर से समर्थन दूंगी, कांग्रेस आपको बाहर से समर्थन देगी और आप प्रधानमंत्री बन जाओ। जब तक प्रधानमंत्री चरण सिंह बने वो रिपोर्ट आई थी। तो BP मंडल जो दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसके बारे में ये भी ठंडे बस्ते में चला गया रिपोर्ट। इस पे कोई खास कार्य उस टाइम नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकार ने जब जब बाहर से समर्थन दिया है, चाहे वो चंद्रशेखर प्रधानमंत्री का काल हो, चाहे वो चरण सिंह का काल हो, उसके काल में समर्थन वापस ले लिया। जैसे ही चरण सिंह प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं, दोस्तों आपको पता है कि जब प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद में प्रधानमंत्री को एक निश्चित टाइम दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, उतने समय में उसे
अपना बहुमत साबित करना होता है। वो तारीख आई जिस दिन चरण सिंह को पार्लियामेंट में, लोकसभा में अपना बहुमत साबित करना था और बहुमत साबित करने से पहले ही इंदिरा गांधी का कॉल इनके पास आ गया कि हम समर्थन वापस लेते हैं। तो चरण सिंह एक किसान नेता, एक ईमानदार छवि के नेता, इन्होंने अपनी छवि को बिगाड़ने की बिल्कुल कोशिश नहीं की और इन्होंने सहर्ष सरकार से त्यागपत्र दे दिया। अब 1980 का जो दौर है, इसमें इंदिरा गांधी ने पूरे देश को मैसेज दिया कि ये सारी राजनीतिक पार्टियां जो आपस में लड़ती हैं, मेरे को हटाने के लिए, इंदिरा को हटाने के लिए एकजुट होती हैं और दोबारा चुनाव में जाती हैं। इंदिरा यहाँ पे काफ़ी रैलियों में कहती है कि ये कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ। और देश की जनता ने एक बार फिर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पे भरोसा किया। इंदिरा गांधी बहुमत से वापसी करती है 1980 में और इनका कार्यकाल ठीक चलता है। 1984 में 31 अक्टूबर 1984 की वो तारीख इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। जैसे इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उसके बाद में लोकसभा के चुनाव हुए। उन लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस के साथ में पूरे देश की सांत्वना थी और इंदिरा गांधी का एक बेटा राजीव गांधी, पहले ही हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हो गई, संजय गांधी कंप्लीटली राजनीति से जुड़े हुए थे, लेकिन 1980 में इनकी मृत्यु हो गई थी। दूसरा बेटा इनका राजीव गांधी, इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद। राजीव गांधी जो हैं, ये प्रधानमंत्री के बेदाग छवि के उम्मीदवार माने गए उस समय। इसमें क्योंकि राजीव गांधी कांग्रेस के महासचिव जरूर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में मुख्य धारा में जुड़े हुए नहीं हैं। ये इंडियन एयरलाइंस के पायलट पद पे हैं और उसी दौरान ये प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने। कांग्रेस की सिंपैथी इतनी खतरनाक बनी, देश के कांग्रेस के पक्ष में समर्थन आया कि राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 400 प्लस सीटें जीती और 400 प्लस सीट जीतने के बाद में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं। जैसे ही राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं, देश में कंप्यूटर लाने की, टेक्नोलॉजी लाने की बात होती है। आगे जैसे जैसे दौर चलता है, तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री के काल में एक वित्त मंत्री थे जिनका नाम है वीपी सिंह। एक वित्त मंत्री थे जिनका नाम है वीपी सिंह। वीपी सिंह ने समय समय पर वित्त मंत्री पद पर रहते हुए ये कहा कि ये सरकार जो है इसमें घोटाले हो रहे हैं, लगातार घोटालों पे घोटाले हो रहे हैं। तो इस प्रकार के वित्त मंत्री के बयान के बाद इन्हें राजीव गांधी सरकार ने वित्त मंत्री पद से हटा दिया। वीपी सिंह के वित्त मंत्री पद से हटाने के बाद में उन्हें विदेश मंत्री बना दिया गया। घोटाला, बोफोर्स तोपें राजीव गांधी के काल में इटली से खरीदी गई थी और वीपी सिंह विदेश मंत्री ने इस बात का खुलासा किया था। तो राजीव गांधी सरकार के विरुद्ध में 1989 आते आते पूरे देश में एक माहौल क्रिएट हो चुका था। जैसे ही ये माहौल क्रिएट हुआ है, वीपी सिंह उस समय इस कांग्रेस सरकार के पहले वित्त मंत्री पद पे रहे, उसके बाद में इस कांग्रेस सरकार के विदेश मंत्री रहे। जैसे ही चुनाव में गए तो जनता मोर्चा गठबंधन बना कांग्रेस के विरुद्ध में और इस गठबंधन ने अपना जो चेहरा बनाया वो वीपी सिंह को बनाया। वीपी सिंह को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना करके और 1989 के लोकसभा चुनाव में उतरे। जैसे ही चुनाव का परिणाम आया, राजीव गांधी की सरकार पिछली बार बहुत ज़्यादा प्रचंड बहुमत के साथ आई थी, अब बहुमत जा चुका था और एक बार फिर जनता मोर्चा की सरकार बनती है। वीपी सिंह उसमें प्रधानमंत्री बनते हैं। इसमें जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उस समय जो घोटाला हुआ था, उस घोटाले के काफ़ी नुकसान जो है वो राजीव गांधी की सरकार को भुगतना पड़ा। उस समय जगह जगह नारे लगे कि गली गली में शोर है, प्रधानमंत्री चोर है। बोफोर्स घोटाले के दौरान जब पहली बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के विरुद्ध में राहुल गांधी ने ऐसा कहा कि चौकीदार चोर है, जब उसी के जस्ट बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रैली होती है, उसमें कहा जाता है कि पापा का डायलॉग मेरे पे नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो डायलॉग आपके पापा के लिए था, प्रधानमंत्री चोर हैं।
चौकीदार चोर वाली बात पे प्रधानमंत्री ने कहा। अब वीपी सिंह प्रधानमंत्री बन गए। जब 1984 का चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का जन्म 1980 में होता है। 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनती है। पहले जनसंघ के नाम से पार्टी जानी जाती थी। 1984 में भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें जीतती है। 1984 के बाद में 89 का जो चुनाव था, इसमें भारतीय जनता पार्टी 2 से 89 सीटों पे चली गई। एक बहुत अच्छी प्रोग्रेस की भारतीय जनता पार्टी ने। अब भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगने लगा कि आने वाले चुनाव में अगर हम 150 प्लस सीटें ले लेते हैं तो हमारा प्रधानमंत्री भी हम बना सकते हैं। तो बीजेपी ने काफ़ी मनन किया कि हमें अपना प्रधानमंत्री बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने एक और नया मुद्दा लेके आए। वो एक मुद्दा लेके आए राम मंदिर का मुद्दा। जैसे ही वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे, उनके साथ गठबंधन में बीजेपी है। बीजेपी एक नया मुद्दा लेके आती है, राम मंदिर का मुद्दा। उस मुद्दे पे बीजेपी के महत्वपूर्ण नेता अटल बिहारी वाजपेयी सोमनाथ से अयोध्या के लिए एक रथ यात्रा निकालते हैं और उस समय जगह जगह नारे लगाए गए कि हम राम लल्ला लाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, जो राम राज की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। ऐसे नारे चल रहे हैं और धीरे धीरे हिंदू वर्ग जो है वो काफ़ी बीजेपी को समर्थन दे रहा है। जैसे सोमनाथ से लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी या रथ यात्रा शुरू करते हैं, उस रथ यात्रा में अपने साथ हजारों की संख्या में साधु रखे जाते हैं जो कमंडल लिए हुए हैं। अब जो प्रधानमंत्री वीपी सिंह बने हुए हैं, उनको बिहार के एक महत्वपूर्ण नेता शरद यादव सुझाव देते हैं कि जो हिंदू वोट बैंक है वो बीजेपी की तरफ खिसक गया है, इसलिए हमें आरक्षण वाला जो फाइल, जो बीपी मंडल आयोग की बंद फाइल पड़ी है, मंडल आयोग लागू कर देना चाहिए। आरक्षण हमें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए लागू कर देना चाहिए। अब यहाँ पे कमंडल वेसेज मंडल की राजनीति प्रारंभ हो गई है कि फूट आपके कमंडल जाएंगे जब हम मंडल लाएंगे। ऐसे स्लोगन के साथ में भारतीय राजनीति आगे बढ़ने लग गई और इन्होंने वीपी सिंह प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की जो रिपोर्ट थी पूरे देश में लागू कर दी और मंडल आयोग जगह जगह उसका विरोध हुआ। दिल्ली में भी काफ़ी विरोधी रैलियां हुई और जैसे ही मंडल आयोग लागू हुआ, उसके बाद में जैसे जैसे आगे रथ यात्रा बढ़ रही थी तो रथ यात्रा बिहार पहुंची थी। बिहार में मुख्यमंत्री थे उस समय लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव ने लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही लालकृष्ण आडवाणी गिरफ्तार हुए तो उसके बाद में बीजेपी ने जो वीपी सिंह की जो सरकार है उससे समर्थन वापस ले लिया है। वीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया और जैसे ही वीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस लिया है, उसके बाद में सरकार गिर गई। अब इंदिरा गांधी ने जो चाल मोरारजी देसाई के विरुद्ध में खेली थी, चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बाहर से समर्थन दिया था, सेम वही गेम यहाँ पे राजीव गांधी ने खेला है। राजीव गांधी यहाँ पे चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनवाते हैं। चंद्रशेखर को आग्रह करते हैं कि आप सरकार बनाइए। चंद्रशेखर एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री हैं जो लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण नहीं कर पाए और बाहर से कांग्रेस ने समर्थन दिया। कुछ समय सरकार चली, उसके बाद कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया। अब उसके बाद चुनाव होते हैं। 1991 के लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी की तमिलनाडु में एक रैली में हत्या कर दी जाती है। उसके बाद कांग्रेस के साथ में फिर देश की सांत्वना जुड़ती है और कांग्रेस एक प्रचंड बहुमत के साथ में दोबारा सरकार में आती है। जब कांग्रेस दोबारा सरकार में आती है तो उस समय कांग्रेस के प्रधानमंत्री बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव वे प्रधानमंत्री जो काफ़ी समय से गठबंधन की सरकारें चल रही थी, यहाँ पे गठबंधन की सरकार टूट गई है। अब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बन गए हैं। अब यहाँ पे काफ़ी मंथन किया गया। देश की अर्थव्यवस्था जो है वो डगमगा गई है। इधर ओबीसी वर्ग को आरक्षण जो दिया गया है, उसके बाद में इसमें
कांग्रेस ने मनन किया कि बीजेपी ओबीसी का जो वोट बैंक है वो हमसे खिसक गया है, हमें अब कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि नया वोट क्रिएट हो। अब यहाँ पे हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो सार्वजनिक अर्थव्यवस्था है, उसे निजी क्षेत्र में धकेला गया है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था डगमगा गई। इसमें निजी क्षेत्र की जो इसमें उदारीकरण आया है, वैश्वीकरण की नीति आई है पीवी नरसिम्हा राव के काल में। नरसिम्हा राव एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं, उस समय भारत के वित्त मंत्री जो हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं। देश काफ़ी परिस्थितियों में इकोनॉमिक सिस्टम में ग्रोथ करता है। दुर्भाग्य ये है कि नरसिम्हा राव जो हैं वो गांधी परिवार से नहीं हैं, वो साउथ इंडिया से हैं, दक्षिणी भारत से हैं, इसलिए इन्हें वो उतना तवज्जो इन्हें नहीं मिल पाया भारतीय राजनीति में जितना मिलना चाहिए था। नरसिम्हा राव की जो सरकार है इसमें पहली बार आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का प्रयास भी किया गया। हम आरक्षण की बात कर रहे हैं तो पहले कालेलकर आयोग बना, पहला पिछड़ा वर्ग आयोग 1953 में, दूसरा बीपी मंडल आयोग बना 1978 में। बीपी मंडल आयोग को लागू किया वीपी सिंह सरकार ने। वीपी सिंह जिस समय प्रधानमंत्री थे उस समय ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया। अब पीवी नरसिम्हा राव आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का एक प्रावधान लाते हैं, लेकिन उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला आता है इंदिरा साहनी केस। इंदिरा साहनी केस में जो पीवी नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा आरक्षण आर्थिक आधार पे प्रावधान किया गया था उसे खारिज कर दिया गया। अब उसके बाद में अटल बिहारी प्रधानमंत्री रहते हैं थोड़े समय के लिए, फिर एचडी देवगौड़ आते हैं, उसके बाद में इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री आते हैं, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी वापस बनते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद 2 बार कार्यकाल डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया है। अब उसके बाद 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के काल में 103वां संविधान संशोधन अधिनियम होता है। उस 103वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत अन्य आर्थिक आधार पर ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो है इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस बार याचिका खारिज कर दी। 1992 में सुप्रीम कोर्ट इस बार याचिका खारिज कर दी और कहा कि दिया गया आरक्षण संवैधानिक है। 1992 का जो आरक्षण है वो गैर संवैधानिक इसलिए ठहराया गया कि उसे पहले 9वीं अनुसूची में नहीं डाला। इस सरकार ने आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का जो प्रावधान है वो 9वीं अनुसूची में डाला। उसके बाद में 103वें संविधान संशोधन के तहत ये आरक्षण 10% दिया गया है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि देश की सरकारों ने समय समय पर लोगों को राहत देने के लिए आरक्षण भले दिया हो, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं उनका राजनीतिक लाभ या हानि का रहस्य जरूर छुपा हुआ है। धन्यवाद।